हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे थे और वहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक, पहला हमने आपको बताया था प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा हमने आपको बताया सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा हमने आपको बताया टर्सरी स्ट्रक्चर और चौथा था क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर लिया था। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिफ्रेश करता हूं। मैंने आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर में बताया कि जो नेसेंट प्रोटीन सिंथेसाइज होकर के आती हैं राइबोसोम में, उसमें सिर्फ अमीनो एसिड्स के नंबर और सीक्वेंसेस डिटरमाइंड होते हैं। ठीक, और इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन का जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिर्फ नंबर और सीक्वेंसेस होते हैं अमीनो एसिड्स के, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि यही पॉलीपेप्टाइड चेन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में निकल करके आई है, ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड है, सिंपल पॉलीपेप्टाइड है। इसमें नंबर एंड सीक्वेंसेज हैं अमीनो एसिड्स के। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? यही पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा हेलिकल कन्फॉर्मेशन या फिर बीटा प्लीटेड शीट के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होगी बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम इसको क्या कहेंगे? दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। या तो हेलिकल कन्फॉर्मेशन ले ले पॉलीपेप्टाइड चेन, या फिर शीट के फॉर्म में बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में क्या बनेगा? हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और एक शीट का फॉर्मेशन करेगी जिसको हम लोग बीटा शीट बोलते हैं। ठीक, टर्सरी स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था, टर्सरी स्ट्रक्चर में जितने भी एटम्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में, सबका स्पेशल अरेंजमेंट होता है इंक्लूडिंग द एटम्स ऑफ साइड चेन। ठीक है, साइड चेन में भी जो एटम्स हैं उनका भी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है। मैंने आपको बताया था ये काम कहाँ पे होता है? जब प्रोटीन अपना टर्सरी स्ट्रक्चर गेन करती है। ठीक है, और टर्सरी स्ट्रक्चर गेन करते ही प्रोटीन्स अपने नेटिव कन्फॉर्मेशन में आती है। नेटिव कन्फॉर्मेशन का मतलब होता है बायोलॉजिकली एक्टिव कन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो टर्सरी स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंटरैक्टिव फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करने के लिए। ठीक, मैंने आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब बताया था तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो मेजर स्टेबलाइजिंग फोर्स है दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये चीज याद रखने वाली है यहाँ पे। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होता है। यहाँ पे और कोई इंटरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन जब हम बात करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर की तो यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ इंटरैक्टिव फोर्सेस, ऑल टाइप्स ऑफ इंटरैक्टिव फोर्सेस, जितने भी बायोलॉजिकल इंटरैक्शंस हैं सारे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब ऑल टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल इंटरैक्शंस जो है इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे कोवैलेंट इंटरैक्शंस भी हैं और नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शंस। ठीक है, अब नॉन कोवैलेंट और कोवैलेंट इंटरैक्शंस कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, आपके सिलेबस में ये अलग से टॉपिक भी है बायोलॉजिकल इंटरैक्शन, तो इसको मैंने अभी तक इसलिए होल्ड करके रखा था क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल्स के ऑर्गेनाइजेशन में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, खास करके प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताने के टाइम ही मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता था, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को अभी तक रोक के रखा था। ठीक है, तो थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग बायोलॉजिकल इंटरैक्शंस की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसी भी तरह के बायोमोलिक्यूल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए बायोलॉजिकल इंटरैक्शन को समझना बहुत जरूरी है। कौन सा इंटरैक्टिव फोर्स किस तरीके से बनता है, उसकी डिस्टेंस डिपेंडेंसी क्या है, उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग बायोलॉजिकल इंटरैक्शंस की। बायोलॉजिकल इंटरैक्शंस, बायोलॉजिकल इंटरैक्शंस की बात करते हैं। जब हम लोग बायोलॉजिकल इंटरैक्शंस की बात करते हैं तो बेसिकली दो तरह के इंटरैक्शन की बात करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल इंटरैक्शंस को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। एक को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट इंटरैक्शंस,
कोवैलेंट इंटरैक्शन, कोवैलेंट इंटरैक्शन जिसमें आपके कोवैलेंट बॉन्ड आते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, और इनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड आते हैं। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके बारे में, दैट इज द नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शंस, नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शंस, नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जितने भी तरह के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं सबके ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं आपको न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में भी बताऊंगा। मैंने आपको बायोमेम्ब्रेन पहले ही बताया था, बायोमेम्ब्रेन का जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके ऑर्गेनाइजेशन में ये नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शंस, खास करके हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, दूसरा एक और होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड आयनिक इंटरैक्शन, ये भी वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान से वो यूनिट पढ़ा होगा तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल से होता है, जिसको हम लोग एम्पीपैथिक लिपिड मॉलिक्यूल बोल रहे थे, वहां पे फास्फोलिपिड हमने टर्म दिया था। ठीक है, वहां पे क्या था, जो फास्फोलिपिड का हेड था वो क्या था, वो चार्ज था, और जो नीचे टेल्स थी दैट इज द हाइड्रोफोबिक इन नेचर। अब हाइड्रोफोबिक, तो वहां पे दो तरह के फोर्स लगेंगे, हाइड्रोफोबिक टेल से इंटरेक्ट करेगी तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो गया, और जो आयनिक हमारा जो चार्ज पोर्शन था, जो उसका हेड था, वो चार्ज पोर्शन से इंटरेक्ट करेगा तो चार्ज इंटरेक्शन हो गया। इसके अलावा वो चार्ज पोर्शन जो है, जो एक्वस इन्वायरमेंट है ईसीएम का, और दूसरी तरफ साइटोसॉल का, वहां का जो एक्वस इन्वायरमेंट है, जो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल है, उनके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये तीनों ही नॉन कोवैलेंट टाइप के फोर्सेज हैं और मेम्ब्रेन के ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये कैसे बनते हैं, प्रोटीन में किस तरह से, प्रोटीन के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली कोवैलेंट इंटरेक्शन कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्म में होते हैं। वहीं पे नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस की अगर हम लोग बात करें, नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो ये कई टाइप के होते हैं। छोटे छोटे वीक फोर्सेस होते हैं, लेकिन ये जब ऑर्गेनाइज होके एक साथ काम करते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग इसमें बात करेंगे आयनिक इंटरेक्शंस की, आयनिक इंटरेक्शंस। आयनिक इंटरेक्शंस की बात करेंगे। ठीक, आयनिक इंटरेक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम लोग बात करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद हम लोग बात करेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे वांडर वॉल इंटरेक्शन की, वांडर वॉल्स इंटरेक्शंस की। ठीक, तो ये चार तरह के बेसिक नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस होते हैं। यहाँ पे एक टर्म ये जो आ रहा है नॉन कोवैलेंट। ठीक, नॉन कोवैलेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं हियर इज द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या होता है, दो एटम्स हैं आपस में जुड़ रहे हैं और उनके बीच में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और एक बॉन्ड बन रहा है। कैसे, जैसे कि हम लोग बात करें अगर यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, H2 इसका फॉर्मूला होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम जिनके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दोनों आपस में जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि जब तक इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है दे आर वेरी अनस्टेबल। तो ये अपना स्टेबल कंफॉर्मेशन गेन करने के लिए जो इसकी नियरेस्ट इनर्ट गैस कंफॉर्मेशन है, जो कि क्या है, हीलियम, जिसका फॉर्मूला क्या है, H, जो कि क्या है, हीलियम। तो हीलियम का कंफॉर्मेशन गेन करने के लिए अगर दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबल कंफॉर्मेशन गेन कर लेगा। तो ये क्या करेंगे, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। ठीक, शेयर करने के बाद क्या होगा, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों के पास में, अब दो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है, दोनों स्टेबल हो गए और इक्वल शेयरिंग के थ्रू ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और एक बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए हम लोग इसको कह रहे हैं दैट इज द कोवैलेंट बॉन्ड।
ठीक है। अब कोवैलेंट बॉन्ड के केस में ये बातें आ गई कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसकी वजह से एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड्स दो तरीके के हो सकते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड दो तरीके के हो सकते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और दूसरा होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा? तो अगर हम लोग बात करें नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की, तो जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना था, दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में जुड़े थे। ठीक है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करें, इसमें क्या है, इसमें दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं। ठीक, दो हाइड्रोजन एटम है, सॉरी, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं। दोनों ही हाइड्रोजन एटम सेम एटम है। सेम एटम होने की वजह से इनकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इनकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है। इक्वल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने की वजह से इनके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो जीरो होगा। ठीक है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वो दोनों में इक्वल होगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बीच में होगा, इक्वल शेयरिंग होगी। तो इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या है, ये न्यूट्रल है या नॉन पोलर है। ये मॉलिक्यूल क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको कह रहे हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहां पे कोई पोलरिटी नहीं है। ठीक है। दूसरा, अगर जो बॉन्डिंग हो रही है, जो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, वो दो ऐसे एटम्स के बीच में बन रहा है जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट है। जैसे कि हम लोग बात करें हाइड्रोजन क्लोराइड की। ठीक, अब इसमें दो एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है। ठीक, हाइड्रोजन क्लोराइड में दो एटम्स हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट है। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कुछ और है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कुछ और है। ठीक, और थ्योरेटिकली क्या है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कम होती है, मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, वो ज्यादा है। तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इंटरैक्ट कर लेता है। अब क्या होगा, जब बॉन्ड बनेगा तो क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्लोरीन की तरफ इंटरैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज। इसलिए इस मॉलिक्यूल में क्या होगी, पोलरिटी हो गई। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि यहाँ पे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है। इसके अलावा जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ये डायरेक्ट शेयरिंग से बने होते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शंस होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और दो एटम सीधे सीधे जुड़ जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में। ठीक है। तो ये तो बात रही कोवैलेंट बॉन्ड की, इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं बताना है क्योंकि इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारा जो मेजर रोल प्ले करता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, जो इंटरेक्शंस मेजर रोल प्ले करते हैं, दैट इज द नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन। ठीक है। तो हम लोग नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस को थोड़ा अच्छी तरह से जानेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस की बात करते हैं। नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस, ठीक है। एक एक नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं। नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस में नो डायरेक्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो डायरेक्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्ट शेयरिंग नहीं होती है, पहली चीज। इसीलिए क्या होता है, दे आर द वीक इंटरेक्शंस, वीक interactions, weak interactions,
इसीलिए ये बहुत ही वीक इंटरेक्शंस होते हैं और इनको ब्रेक करने के लिए बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, अप्रॉक्सीमेटली 1 किलो जूल से 5 किलो जूल तक होती है, 5 किलो जूल पर मोल तक होती है। इनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्ट शेयरिंग नहीं है। ये दो मॉलिक्यूल पास में आ रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं, जस्ट उनकी डिस्टेंस डिपेंडेंसी पे ये डिपेंड कर रहा है कि जैसे मॉलिक्यूल पास आते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में, या एक एक्वस इन्वायरमेंट में है तब इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी हम नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करेंगे तो हम एज्यूम करेंगे कि ये जो बॉन्डिंग है वो एक्वस इन्वायरमेंट में हो रही है। कहाँ पे हो रही है? एक्वस इन्वायरमेंट में हो रही है। जब कभी भी मॉलिक्यूल्स नॉर्मल इन्वायरमेंट में होंगे तब ये बॉन्डिंग नहीं बनेगी। जैसे ही वो मॉलिक्यूल्स एक्वस इन्वायरमेंट में या किसी सोल्यूशन में पहुंचते हैं तब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये कई तरह के हैं, 4 तरह के बेसिकली हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आयनिक इंटरेक्शंस की। आयनिक इंटरेक्शंस कैसे बनेंगे? इंटरेक्शंस, ठीक, आयनिक इंटरेक्शंस। आयनिक इंटरेक्शंस को हम लोग चार्ज चार्ज इंटरेक्शन भी बोलते हैं। चार्ज चार्ज इंटरेक्शन, इनको हम लोग चार्ज चार्ज इंटरेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आयनिक इंटरेक्शन की बात करें तो उससे पहले आपको पता होगा कि 2 तरह के आयंस पाए जाते हैं लिविंग सिस्टम में, या हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें, किसी एटम की बात करें तो 2 तरह के आयंस होते हैं बेसिकली, केटायंस होते हैं और एनायंस होते हैं, या पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं और निगेटिवली चार्ज आयन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के इंटरेक्शंस तब होंगे जब 2 अपोजिटली चार्ज, टू अपोजिटली चार्ज, टू अपोजिटली charged atoms or groups comes together, जब 2 अपोजिटली चार्ज्ड एटम या फिर ग्रुप आसपास हैं, पॉजिटिवली चार्ज निगेटिवली चार्ज ग्रुप या एटम एक साथ आते हैं, तब इस तरह का क्या बनता है? चार्ज चार्ज इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अब हमारे प्रोटीन्स में इस तरह का इंटरेक्शन कब बनेगा, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। हमारे प्रोटीन्स के पास में कौन कौन से ग्रुप हैं, सबसे पहले ये बात हम लोग करते हैं। हमारा अमीनो टर्मिनल पे हमारे प्रोटीन्स में अमीनो ग्रुप है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और कार्बोक्सिल टर्मिनल पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, निगेटिवली चार्ज होता है। जब ये ग्रुप्स आपस में पास में आएंगे तो वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे चार्ज चार्ज इंटरेक्शन होगा। ठीक है, और ये पास में आएंगे, जब प्रोटीन की फोल्डिंग होगी तो ये पास में आते ही हैं। इसके अलावा मैंने आपको प्रोटीन चार्ज अमीनो एसिड के बारे में बताया था जिनके ऊपर चार्ज होता है, तो उसमें मैंने आपको बताया था पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स होते हैं और निगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज में मैंने आपको बताया था आर्जिनिन होता है, लाइसिन होता है। पॉजिटिवली चार्ज कौन से हैं? जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास लाइसिन था, आर्जिनिन था और हिस्टीडीन था। इनके पास पॉजिटिव चार्ज था। अब इनकी साइड चेन जो इनके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, इसके अलावा मैंने आपको बताया था निगेटिवली चार्ज्ड भी होती हैं। निगेटिवली चार्ज्ड, निगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स होती हैं। कौन कौन सी हैं? दैट इज द ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। ठीक है, अब इनके पास क्या है? निगेटिवली चार्ज है। इनके पास क्या है? COO, और इनके पास क्या है? इनके पास NH2 है। ठीक है, ये दोनों ग्रुप जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव ग्रुप्स हैं, तब क्या होगा? इनके बीच में भी चार्ज चार्ज इंटरेक्शन होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं कि यहाँ पे चार्ज चार्ज इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा प्रोटीन की फोल्डिंग में या उसको उसके नेटिव कन्फॉर्मेशन तक पहुंचाने में। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, चार्ज चार्ज इंटरेक्शन जो होता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो उसको डिनोट करने के लिए कूलॉम्स लॉ का यूज किया जाता है। कूलॉम्स लॉ, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर हमें डिनोट करना है तो हम लोग कूलॉम्स लॉ से डिनोट करते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू 1/4πε Q1 इंटू Q1
Q2/r²। इस फॉर्मूले से हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्रेशंस क्या क्या हैं, Q1 और Q2, Q1 एंड Q2, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस हैं। ये पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड है, ये दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज हैं। फर्स्ट एटम या फर्स्ट ग्रुप का मैग्नीट्यूड, सेकेंड एटम या सेकेंड ग्रुप का मैग्नीट्यूड। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, r²। r क्या है, r दोनों ही ये जो एटम्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस, या आप कहें सेपरेशन, इंटर एटॉमिक या इंटर ग्रुप सेपरेशन, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, जो चार्ज हैं उनके बीच की ये डिस्टेंस हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या है बचता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ स्पेस, ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ स्पेस है। इसी को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से चार चार्ज इंटरेक्शन काम करता है। और ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका जो इसमें जो सिंपल एक्सप्रेशंस हैं बेसिकली ये पूछे जा सकते हैं कि एप्सिलॉन क्या है, आर क्या है। Q1 Q2 तो सबको पता होता है, ये इसकी संभावना नहीं उतनी पूछे जाने की, लेकिन एप्सिलॉन जरूर आपसे एग्जाम में कभी ना कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड हम लोग बात करेंगे जो सेकंड टाइप का नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेक्टिव फोर्स है। मैंने आपको अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था दे आर लार्जली स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती कैसे, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना है। पहली कंडीशन ये है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए कि आपको चाहिए एक हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और एक चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने यहाँ पे जा रहा हूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए हमको दो चीजें चाहिए। पहला, एक हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, ठीक है, और दूसरा हमको चाहिए जो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को या हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करे, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्ट। ये दो चीजें हमें चाहिए, एक हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। ठीक, इनकी अपनी कंडीशन है। हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर कैसा होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर कौन होगा, इसकी अपनी एक कंडीशन है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर कौन हो सकता है, ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर मतलब वहां पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, एक मॉलिक्यूल होगा जिसमें हाइड्रोजन इज bonded with a strong electronegative atom। ये क्या कंडीशन है, यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर होगा उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन एटम होगा, वो बॉन्डेड होगा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में। जैसे कि मान लीजिए, अब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन हो सकता है, अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए एक हाइड्रोजन है, वो बॉन्डेड है फ्लोरीन के साथ में, ठीक, फ्लोरीन क्या है, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, और उसके साथ में कौन बॉन्डेड है, दैट इज द हाइड्रोजन, ठीक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब ये क्या है, ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, ठीक है। अब चाहिए एक हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, ठीक, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होगा दैट इज अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल। अब एक कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल होगा, अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
ठीक, अब दूसरा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, वो किसी भी एटम से जुड़ा हो सकता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सोल्यूशन में बहुत सारे होंगे और बहुत दूर दूर होंगे। ठीक है, अब शर्त ये है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इस हाइड्रोजन बॉन्ड से के पास में आए, और कितना पास में आए, वो अप्रोक्सीमेटली 0.2 नैनोमीटर तक पास में आए, जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है। सपोज दैट ये हमारा FH, ये क्या है, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है। ठीक है, और इसके पास में एक कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सपोज दैट वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसके पास में आ रहा है। ठीक है, ये किसी और एटम से बॉन्डेड है। नाइट्रोजन ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है। जब ये दोनों पास पास में आएंगे, और कितने पास में आएंगे, ये दोनों के बीच की जब डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 0.2 नैनोमीटर हो जाएगी, तब इनके बीच में क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो शर्त क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है, और वो डोनर कैसा है, वहां पे हाइड्रोजन एटम किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके पास में कौन आया, एक हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर आया, जो कि अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली 0.2 नैनोमीटर। ठीक है, जैसे ही इस डिस्टेंस पे आया तो क्या बनेगा, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग 3 डॉट से डिनोट करते हैं, 3 डॉट से। जहां भी आपको 3 डॉट लगा हुआ मिले, आप समझ लीजिए वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड को डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, 3 डॉट से डिनोट करते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, क्या स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है वो कितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसका मतलब इसके साथ में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो एक ऑर्डर यहाँ पे डिनोट किया जाता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो फ्लोरीन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा वो बनाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, और फिर लास्ट में नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। ठीक, ये एक ऑर्डर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, और उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होगा, ये चीज डिनोट करने। पहला तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, कि वो कितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा जो सराउंडिंग मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा कि जिस मीडियम में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है उसका नेचर क्या है, उसका पीएच क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, इस चीज पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। और तीसरा जो अलाइनमेंट है, जो एटम्स का अलाइनमेंट है, जितने भी एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन में, उनका अलाइनमेंट क्या है। ठीक है, अलाइनमेंट मतलब अगर वो 180 डिग्री पर अलाइंड है, स्ट्रेट लाइन में अलाइंड है, जैसे ये बन रहा है हमारा, ये हमारा एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा है, यहाँ पे जो सारे मॉलिक्यूल है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में है, इनके बीच का जो एंगल है 180 डिग्री है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अलाइनमेंट पे भी डिपेंड करेगा। अगर ये जो हमारा दूसरा वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका जो अलाइनमेंट है ये कुछ इस तरीके से हो जाए। ठीक है, इसके पास क्या एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, सेकंड जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो एक्सेप्टर होगा उसके पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो लोन पेयर वाला अगर हमारा दूसरे दिशा में या 180 डिग्री पे अलाइंड नहीं है, तो ये जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ये वीक बनेगा। ठीक, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो 2-3 चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने के लिए जो भी शर्तें हैं। पहला तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर चाहिए। ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर जो होगा उसके पास में एक हाइड्रोजन एटम होगा जो कि स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा। दूसरा हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर आएगा। वो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर कौन होगा, एक दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और वो जब एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएगा, क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन द सेंस कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 0.2 नैनोमीटर की डिस्टेंस पे जब आ जाएगा तो उनके बीच में क्या बनेगा, एक इंटरैक्टिव फोर्स बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन गया। ठीक है,
और तीसरा, हाइड्रोजन बॉन्ड का जो सीक्वेंस है या हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। जो डोनर है उसके पास में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। वो स्ट्रांग है तो ज्यादा स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, कम स्ट्रांग है तो कम स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। दूसरा, अलाइनमेंट ऑफ द एटम्स दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर अलाइनमेंट 180 डिग्री पे है, स्ट्रेट लाइन में है, तो क्या होगा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और अगर उनका अलाइनमेंट डिफरेंट है तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, वो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है। एक और बात यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि मैंने आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर के टाइम पे भी बताया था। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो दो तरीके के बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली दो तरीके के बनते हैं। एक को हम लोग कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा मॉलिक्यूलर, और दूसरे होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। ठीक, इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड सेम मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा हो, एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, उसको हम कहेंगे दीज आर द इंट्रामोलिक्यूलर। और ऐसा हमको एग्जांपल देखने मिला था अल्फा हेलिक्स के केस में, एक ही हेलिक्स था और उसी में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए थे। ठीक है। इंटरमोलिक्यूलर का एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बीटा शीट की मैंने बात की थी, बीटा प्लेटेड शीट की मैंने बात की थी। दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड्स थे और उनके बीच में क्या बना था, हाइड्रोजन बॉन्ड बना था। ठीक है। इस तरह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो दो तरीके का होता है, इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर। ठीक, तो ये तो चर्चा रही बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अगला जो इंटरेक्टिव फोर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेक्टिव फोर्स है, दैट इज द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। लोग बात करेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के बारे में। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। ठीक, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस की बात करते हैं। जब कभी भी हम हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस की बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा, दिस इज द एसोसिएशन ऑफ रिलेटिवली, एसोसिएशन ऑफ relatively non-polar molecules, non-polar molecules। जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हों तो जो उनके बीच में इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन या हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। ठीक है। लेकिन कभी भी इसको हाइड्रोफोबिक बॉन्ड नहीं कहा जाता, कहीं कहीं पे हाइड्रोफोबिक बॉन्ड लिखा हुआ मिलता है। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड इसको हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में डायरेक्ट कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो रही है, कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे जो रोल है वो बेसिकली मीडियम का है या एक्वस मीडियम का हम लोग कहें। ठीक, एग्जाम्पल के लिए अगर हम किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को वाटर के सोल्यूशन में डालते हैं या हमारा जो सॉल्वेंट है वाटर है उसमें हम लोग डालते हैं, ठीक है, तो होगा क्या, सपोज दैट ये कंटेनर है, ये कंटेनर है और इसमें हमने क्या भरा हुआ है, इसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल भरा हुआ है। ठीक, ये पूरा वाटर भरा हुआ है, ये क्या है, वाटर। ठीक, और इस कंटेनर में हमने क्या डाला, कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाल दिया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाल दिया। ठीक है, अब वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहां पे आ गया, इस सॉल्यूशन में आया। ठीक, मैंने आपको बताया था कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करते हैं और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करते हैं। ये म्यूचुअल इंटरेक्शंस होते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसी पोलर मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्ट करना चाहे तो ये म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं होता, ये थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल इंटरेक्शन होता है और नेचर हमेशा ऐसी प्रोसेसेस को इग्नोर करती है जो थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल है। इसलिए जब हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल वाटर के सॉल्यूशन में आएगा या वाटर में हम लोग उसको डिप करेंगे या डालेंगे तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में एग्रीगेट करेंगे। ठीक, ये मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट करेंगे। ठीक, ये जो एग्रीगेशन होता है
ये इनके म्यूचुअल इंटरेक्शन से नहीं होता है। कभी भी नॉन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में म्यूचुअली इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ठीक, तो ये जो एसोसिएशन है ये होता कैसे है? ये एसोसिएशन होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अपने आप को नॉन पोलर मॉलिक्यूल से दूर ले जाता है। ठीक, वाटर मॉलिक्यूल्स हमने आपको बताया था कि जब कभी भी वाटर मॉलिक्यूल एक साथ होते हैं तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े होते हैं। ठीक, और वाटर मॉलिक्यूल में अगर हम लोग कोई पोलर सॉल्यूट डालते हैं तो वो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करता है, और जिसकी वजह से वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और वो वाटर में आया तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उसको ट्रैप कर देते हैं। ठीक, अभी क्या होगा, हमने कहा कि ये हमारा कंटेनर था जिसमें वाटर था। ठीक है, ये पूरा वाटर है। ठीक, इसमें क्या है, वाटर है। और आया कौन, इसमें आया हमारा नॉन पोलर सॉल्यूट आ गया। इसमें आया हमारा कौन, नॉन पोलर सॉल्यूट आ गया। ये हमारा नॉन पोलर सॉल्यूट है। ठीक, अब जब नॉन पोलर सॉल्यूट आया तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, वो वाटर मॉलिक्यूल इस नॉन पोलर सॉल्यूट के चारों तरफ ट्रैप हो जाएगा और ट्रैप होकर के अपने बाकी के पोर्शन को इस नॉन पोलर सॉल्यूट से दूर ले जाने की कोशिश करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा। इसको हम लोग कहते हैं, वाटर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और बहुत ही ऑर्डर स्ट्रक्चर बना करके क्या हो जाते हैं, एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, केज लाइक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर की वजह से इस सराउंडिंग मीडियम की जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं धीरे धीरे पास में आते जाएंगे, क्योंकि सोल्यूशन है, दोनों मॉलिक्यूल फ्लोट कर रहे हैं। धीरे धीरे ये मॉलिक्यूल जब पास में आएंगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में है वो रिलीज आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, रिलीज आउट होंगे। ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, रिलीज आउट होंगे। तो रिजल्टिंग क्या होगा, यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल जो हमारे नॉन पोलर वाले हैं वो पास में आ जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल कहाँ है, इनके चारों तरफ है। ये वाटर मॉलिक्यूल इनके चारों तरफ है। पहले क्या था, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल ऑर्डर्ड फॉर्म में थे। अब क्या है, कम वाटर मॉलिक्यूल ऑर्डर्ड फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ जो बीच में वाटर मॉलिक्यूल थे वो रिलीज आउट हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंट्रोपी क्या हुई, इंक्रीज हो गई, इंक्रीज्ड एंट्रोपी। यहाँ पे एंट्रोपी क्या हुई, वो इंक्रीज्ड हो गई। यहाँ पे लेस स्टेबल स्ट्रक्चर बना हुआ है। दोनों मॉलिक्यूल्स पास में आ गए, वाटर मॉलिक्यूल जो बीच में था वो निकल गया। ठीक है, और कम वाटर मॉलिक्यूल ने भी क्या किया हुआ है, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर या केज लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो इस तरह से क्या होता है, जो हमारे हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो रहा है, जो हाइड्रोफोबिक इफेक्ट आ रहा है, वो दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल की म्यूचुअल इंटरेक्शन से नहीं आ रहा है। वो किस वजह से आ रहा है, वो वाटर मॉलिक्यूल जो अपने आप को प्रिवेंट कर रहा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आने से, उसकी वजह से हो रहा है। या फिर हम कहें कि वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से आ रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो हमारा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है इंक्रीज्ड एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, किस चीज पे डिपेंड करता है, इंक्रीज्ड एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। ठीक, तो इस तरह से हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बनते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस काम करते हैं। यहाँ पे बॉन्ड रॉन्ग टर्म है। ठीक है, हमें कभी भी हाइड्रोफोबिक बॉन्ड यूज नहीं करना है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस या फिर हाइड्रोफोबिक इफेक्ट हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोफोबिक जो इंटरेक्शंस हैं ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। और दूसरा, जब प्रोटीन्स की फोल्डिंग होती है, स्पॉन्टेनियस फोल्डिंग होती है, तो वहां पे भी सबसे पहले हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस ही बनते हैं, क्योंकि हमारी जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स हैं उनके पास में हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स हैं, वो आपस में एसोसिएट होंगे। कब, जब वो एक्वस इन्वायरमेंट में पहुंचेंगे तो आपस में एसोसिएशन करेंगे और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस वहां पे बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन काम करता है। ये हमारा थर्ड टाइप का नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन था। फोर्थ पे आता है वान डर वाल इंटरेक्शन।
वांडर वाल्स इंटरैक्शन। ठीक, इसको हम लोग कह सकते हैं दे आर द वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। क्या? दे आर द वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस। ये वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस होते हैं और ये दोनों तरीके के हो सकते हैं। दे मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल वंडरवॉल फोर्स की या वंडरवॉल इंटरेक्शन की हम लोग बात करें तो ये बहुत ही वीक इंटरेक्शंस होते हैं, लेकिन जब बहुत सारे वंडरवॉल इंटरेक्शंस एक साथ बनते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे वंडरवॉल इंटरेक्शंस होते हैं वो कब कब फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो वंडरवॉल इंटरेक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली 3 कैटेगरी में फॉल करता है। पहला हम लोग बात करते हैं डाइपोल इंटरेक्शन की। डाइपोल इंटरेक्शन की। डाइपोल इंटरेक्शन, इसको हम लोग ओरिएंटेशन इफेक्ट भी कहते हैं। ओरिएंटेशन इफेक्ट भी कहते हैं, इसको हम लोग ओरिएंटेशन इफेक्ट भी कहते हैं और कीसम इंटरैक्शन या कीसम इफेक्ट भी बोलते हैं। कीसम इंटरैक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे दो परमानेंट डाइपोल आपस में इंटरैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? परमानेंट डाइपोल। दिस इज द इंटरैक्शन बिटवीन द परमानेंट डाइपोल्स। इंटरेक्शन बिटवीन द परमानेंट डाइपोल्स मतलब दो डाइपोल्स का मतलब जिनके पास दो पोल हो। ठीक है, सपोज दैट ये हमारा एक एटम है या एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक, और ये परमानेंट डाइपोल है। डाइपोल का मतलब इसके एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे एंड पे निगेटिव चार्ज है। इसके भी एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे एंड पे निगेटिव चार्ज है। ठीक, तो अब ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज जब पास पास में आएंगे तो इनके बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा और ये इंटरेक्ट करके इस तरह से इंटरेक्ट करेंगे और वंडरवॉल फोर्स के थ्रू जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा निगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा निगेटिव। ठीक है, ये क्या हुआ? ये दो परमानेंट डाइपोल्स थे, आपस में इन्होंने इंटरेक्ट किया। ठीक, इस तरह का जो फोर्स होता है जिसको हम लोग डाइपोल इंटरेक्शन बोल रहे हैं, ये दोनों तरीके का हो सकता है। या तो ये अट्रैक्टिव हो सकता है और या फिर रिपल्सिव हो सकता है। ठीक है, अब अट्रैक्टिव कब होगा, रिपल्सिव कब होगा? अट्रैक्टिव तब होगा जब इसका ओरिएंटेशन ऐसे है कि प्लस और माइनस चार्ज एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसका ओरिएंटेशन बदल जाए, ठीक है, सपोज दैट अभी इसका ओरिएंटेशन क्या था? कुछ इस तरीके का था, लेकिन अभी इसका ओरिएंटेशन कैसा हो गया? माइनस चार्ज यहाँ आ गया और प्लस चार्ज इधर चला गया। अब क्या होगा? अब यहाँ पे रिपल्सन होगा और ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे। इसीलिए हमने इसको कहा दिस इज द ओरिएंटेशन इफेक्ट। अगर दोनों जो मॉलिक्यूल है उनका ओरिएंटेशन फेवरेबल है तो वंडरवॉल फोर्स वहां पे काम करेगा और इंटरेक्शन होगा, और अगर फेवरेबल नहीं है तो वहां पे क्या होगा? रिपल्सन होगा। ठीक है, दूसरा हमारा आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, या इसी को हम लोग कहते हैं इंडक्शन इफेक्ट। ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं डीबे इंटरेक्शन। ठीक है, तो इसको 3 टर्म इसको भी देते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक परमानेंट डाइपोल होगा। एक क्या होगा? परमानेंट डाइपोल। ये क्या करेगा? एक किसी अदर मॉलिक्यूल को जिसके पास अभी पोलैरिटी नहीं है उसको इंड्यूस करके डाइपोल में कन्वर्ट कर देगा। उसको क्या करेगा? इंड्यूस करके डाइपोल में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रांजिएंट डाइपोल।
या इंड्यूस्ड डाइपोल, ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट डाइपोल या इंड्यूस्ड डाइपोल। इसको इस वाले डाइपोल ने क्या किया, इसको डाइपोल में कन्वर्ट किया और दोनों में क्या हुआ, इंटरेक्शन। और इस तरह का जो इंटरेक्शन होता है वो बेसिकली क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। ये हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा। ठीक, थर्ड आता है, थर्ड टाइप का जो यहाँ पे वंडर वॉल इंटरेक्शन है, दैट इज द ट्रांजिएंट डाइपोल इंटरेक्शन या इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसको हम लोग डिस्पर्सन इफेक्ट भी बोलते हैं, डिस्पर्सन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, या इसी को लंदन फोर्स भी बोलते हैं, लंदन फोर्स। इस केस में क्या है, जो दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों के पास में ही पोलरिटी नहीं है। दोनों ही मॉलिक्यूल जो आ रहे हैं इंटरेक्ट करने के लिए, दोनों के पास में पोलरिटी नहीं है। तो अब ये पोलरिटी डेवलप कैसे होती है, आपको पता होगा कि जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमेशा कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं। तो दोनों ही मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोशन में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज। ठीक, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते करते इस एटम की एक साइड पे पहुंच जाएंगे। ठीक, सपोज दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल वाले अभी इस पोर्शन पे हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज। ठीक, और ये वाला जो एटम है, इसके जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोशन करते करते इस तरफ आ गए हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज। अभी क्या है, ये प्लस चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के पास में है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक इंटरेक्शन होगा। ठीक, और इस इंटरेक्शन की वजह से ये दोनों ही एटम्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोनों ही मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया दे आर द इंटरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल। ये भी इंड्यूस हुआ, इसको इसने इंड्यूस किया और इसको इसने इंड्यूस किया। ठीक, पहले ये डाइपोल नहीं थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, डिस्पर्सन इफेक्ट की वजह से ये कन्वर्ट हो गया किसमें, डाइपोल में। ठीक है, अब यहाँ पे बात हम लोग करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, जैसे कि ये जो वंडर वॉल फोर्सेज होते हैं ये डिस्टेंस डिपेंडेंसी शो करते हैं। ठीक है, और इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिनोट करने के लिए एक स्पेसिफिक इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको वंडर वॉल इंटरेक्शन के बारे में बताता हूँ। मैंने कहा कि दो एटम्स पास में आएंगे, ठीक है, दोनों एटम्स पास में आएंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा और वंडर वॉल फोर्स वहां पे ऑपरेट होगा। ठीक है, लेकिन जब ये एटम्स पास में आते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है, एटम्स या फिर हम कहें मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सही टर्म है। ठीक, एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये दोनों मॉलिक्यूल्स पास में आए। मैंने कहा दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, ठीक है, और वंडर वॉल फोर्स लगेगा। ठीक है, लेकिन एक ऐसी डिस्टेंस होगी, एक ऐसी डिस्टेंस होगी जहां पे जो वंडर वॉल फोर्स होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ठीक, ये दोनों जब पास में आ रहे हैं तो एक ऐसी डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होगी जहां पे वंडर वॉल फोर्स क्या होगा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं वंडर वॉल्स रेडियाई या रेडियस। ठीक, और जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स वंडर वॉल रेडियस से और पास में आते हैं तो वहां पे रिपल्सिव फोर्स ऑपरेट होने लगता है। मतलब जैसे ही इनके बीच की डिस्टेंस थोड़ी और कम होगी तो क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दोनों पास में आएंगे, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, यहाँ का निगेटिव चार्ज, यहाँ का निगेटिव चार्ज, रिपल्सिव फोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक डिफिनिट डिस्टेंस तक ही
वांडर वाल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, जैसे ही उस डिस्टेंस को क्रॉस करते हैं मॉलिक्यूल्स वहां पे रिपल्सिव फोर्स ऑपरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिस डिस्टेंस पे वांडर वाल फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होता है उसको हम लोग वांडर वाल रेडियाई बोलते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे याद रखने वाली है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंटर मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी की, तो उसको डिनोट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करें अगर, तो या पोटेंशियल एनर्जी को V से डिनोट करते हैं। V को अगर हम लोग डिनोट करना चाहें तो वहां पे एक हमारा फॉर्मूला होता है R⁻² माइनस B R⁻6। जहां पे R क्या है, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन है। ठीक है, A और B यहाँ पे कांस्टेंट है, ये रिपल्सन का कांस्टेंट है और ये अट्रैक्शन का कांस्टेंट है। ठीक है, इस सिचुएशन में अगर हमारे मॉलिक्यूल्स हैं तो हम लोग कहेंगे वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर इस सिचुएशन में हमारे मॉलिक्यूल्स हैं तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। इसीलिए कहा जाता है जो एनर्जी होती है वांडर वाल फोर्स की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोनों मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस के स्क्वायर 6th पावर पे। या फिर हम लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁻⁻6। तो ये तो बात रही हमारे नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस के बारे में। ठीक है, इतना मुझे बताना था जो बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस होते हैं यहाँ पे प्रोटीन्स को स्टेबलाइज करने में, उनके बारे में। ठीक है, अब ये जो फोर्सेज हैं इनमें से कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जो डिस्टेंस डिपेंडेंसी शो करते हैं। इनको ब्रेक डाउन करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो इसको एक चार्ट के फॉर्म में हम लोग समझेंगे, क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम सारे बॉन्ड्स की डिस्टेंस डिपेंडेंसी और बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इधर बात करेंगे बॉन्ड की, कितने तरह के बॉन्ड बायोलॉजिकल इंटरेक्शन में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस डिपेंडेंसी की बात करेंगे, डिस्टेंस डिपेंडेंसी, और लास्ट में हम लोग बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे और इसको हम लोग डिनोट करेंगे किलो जूल पर मोल में। ठीक है, जो हमारी डिस्टेंस जो हमारी बॉन्ड एनर्जी होगी उसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवैलेंट बॉन्ड मैंने बताया था डायरेक्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे डिस्टेंस का कोई मतलब है, इसलिए नो सिंपल एक्सप्रेशन, यहाँ पे डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं, नो सिंपल एक्सप्रेशन। ठीक, और इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है अप्रोक्सीमेटली 200 किलो जूल पर मोल होती है। सेकंड पे आता है, सेकंड पे हमारा आएगा चार्ज चार्ज इंटरेक्शन, चार्ज चार्ज इंटरेक्शन, या इसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं या आयनिक इंटरेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे जो डिस्टेंस डिपेंडेंसी है वो R⁻⁻2 के बराबर। ठीक है, R⁻⁻2 के बराबर यहाँ पे डिस्टेंस डिपेंडेंसी शो करता है, और इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज मोर देन 20 किलो जूल पर मोल। ठीक, थर्ड पे हमारा आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं है, इसका नो सिंपल एक्सप्रेशन हो जाएगा, और इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो अप्रोक्सीमेटली 10 या मोर देन 10 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, नंबर 4 पे हमारा आता है, नंबर 4 पे आएगा वांडर वॉल इंटरेक्शन, आएगा वांडर वॉल, वांडर वॉल्स, वांडर वॉल्स इंटरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस डिपेंडेंसी है, मैंने आपको बताया था R⁻⁻6 की डिस्टेंस डिपेंडेंसी है। ठीक है, और इसको ब्रेक करने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी की जरूरत है या इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो मोर देन 5 किलो जूल पर मोल होती है।
ठीक है। फिफ्थ पे आता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के लिए डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं, तो यहाँ पे नो सिंपल एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है। और इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मोर देन 10 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, तो ये हमारी बॉन्ड एनर्जी, डिस्टेंस डिपेंडेंसी और बॉन्ड के टाइप्स जो होते हैं वो होते हैं। इसको आपको याद रखना जरूरी है, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इतना मुझे आपको बताना था बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।